हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस आदि विषयों के बारे में चर्चा की है। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम हम लेने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम किसे कहते हैं। तो देखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में, एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक और बाजार मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय सम्मिलित होती है। यदि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल न की जाए तो इसे अपन जीडीपी कहेंगे। आगे देखिए कि इसको काउंट कौन से ईयर में करते हैं, तो इसे करते हैं अकाउंट ईयर और फिनेंशियल ईयर के अंदर इसे काउंट किया जाता है। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली क्या होती है, नेशनल इनकम अकाउंट सिस्टम क्या होता है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली किसी देश की राष्ट्रीय लेखा के निर्माण की विधि या तकनीक है। आगे देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन सी अवधि में कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये आंकड़े होते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का काम कौन करता है और आंकड़े जारी कौन करता है। तो आंसर होगा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का काम सीएसओ करता है। सीएसओ का पूरा नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी सहायता करता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फैक्ट्स देखिएगा आप कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। एक क्वेश्चन और इसके साथ में मैं लिंक कर लूँ कि भारत में सबसे पहले गरीबी के अनुमान किसने लगाए, तो वो आंसर भी दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 के अकाउंट ईयर में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये थी। इनकी एक बुक का नाम आप याद कर लीजिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दूसरा फैक्ट, पहली बार गणना किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले वैज्ञानिक विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो आंसर होगा डॉक्टर VKRV राव ने। कौन से अकाउंट ईयर में, 1931-32 में। आगे देखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय की गणना का काम किसके द्वारा किया जाने लगा, तो इसके लिए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर PC महालनोबिस। आप जानते ही हैं कि भारत के अंदर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बहुत ही बड़े स्टैटिस्टिशियन सांख्यिकीविद हुए हैं। आगे देखिएगा कि 1949 के बाद से राष्ट्रीय आय की गणना का काम किसके द्वारा किया जाने लगा, NIC के द्वारा, राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा किया जाने लगा। इसके बाद इसी सीक्वेंस में 2 मई 1951 को एक नए संगठन का गठन हुआ, जिसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। CSO की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य NIC से किसको सौंप दिया गया, CSO को सौंप दिया गया और
CSO जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है, इसके पश्चात एक एनुअल पब्लिकेशन करता है जिसका नाम है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स नाम से वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है, जारी करता है। इसे वाइट पेपर के नाम से भी जानते हैं। अब क्लियर हो गया। वर्तमान में आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो सिंपल सा आंसर होगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। लेकिन क्या फॉरेन से आने वाली इनकम के डेटा को भी क्या CSO जारी करता है या नहीं? तो आंसर होगा नहीं। विदेशों से प्राप्त होने वाली जो शुद्ध साधन आय है, जो नेट फैक्टर इनकम है, उसे उसके जो डेटाज हैं उन डेटा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। 2015 के अंदर राष्ट्रीय आय में कुछ परिवर्तन किए गए, उसके कुछ बेस ईयर में चेंज हुए, कुछ कॉन्सेप्ट के अंदर चेंज हुए। तो वो 3 मेजर चेंजेस हैं, वो कौन कौन से हैं? ये RS प्री में भी पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पहला चेंज क्या किया, आधार वर्ष में परिवर्तन, बेस ईयर को चेंज किया। तो बेस ईयर क्या से क्या किया? पहले था 2004-05 और वर्तमान में कर दिया गया है 2011-12। आगे देखिएगा, अवधारणा में परिवर्तन। अवधारणा में क्या परिवर्तन किया गया? तो अवधारणा में परिवर्तन किया गया, पहले जो GDP है, जो ग्रोथ रेट है, किसी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को मेजर कैसे करते थे? GDP एट फैक्टर कॉस्ट पे। और वर्तमान में कैसे किया जा रहा है? 2015 के बाद से ग्रोथ रेट को GDP एट मार्केट प्राइस पे। क्लियर? थर्ड कॉन्सेप्ट को देखिए, जब भी GDP को प्रिपेयर करते थे तो सेक्टर वाइज GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो वैल्यू एडिड है, जो वैल्यू एडिशंस हैं, उसको मेज़र पहले कैसे करते थे? फैक्टर कॉस्ट पे करते थे। वर्तमान में कैसे करते हैं? बेसिक प्राइसेस पर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कि GDP में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत के संदर्भ में बात करें तो GDP में सबसे अधिक योगदान टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का है। क्लियर है? आगे देखिएगा, गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? गिनी का गुणांक क्या है? तो आय की असमानता को बताता है ये। अब आय की असमानता को ये गणितीय दृष्टिकोण से प्रदर्शित करता है। यदि गिनी गुणांक का मान अधिक तो असमानता अधिक, और गिनी गुणांक का मान कम तो असमानता कम, मतलब समानता अधिक। आगे देखिए, सकल राष्ट्रीय खुशहाली क्या है? कहाँ सबसे पहले इसको प्रयोग में लिया गया? क्या उसके मानक थे? क्या उसके स्टैंडर्ड्स थे? तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली को सबसे पहले भूटान के अंदर प्रयोग किया गया और इसके कुछ इंडिकेटर्स फिक्स किए गए। वो इंडिकेटर्स थे हेल्थ, एजुकेशन, इकोलॉजिकल सिस्टम, कल्चर है, पब्लिक, जो वहाँ की पब्लिक है उसका लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ की गुड गवर्नेंस की बात करें, वहाँ के जो समय है उसके एफिशिएंट समय के यूज़ की बात करें, तो ये कुछ इसके इंडिकेटर्स लिए गए थे और इन इंडिकेटर्स के आधार पर ये तय किया गया क्या लोग इससे खुश है या नहीं है। आगे देखिएगा, ग्रीन नेशनल इनकम क्या होती है? हरित राष्ट्रीय आय क्या होती है? सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय आय जो हम काउंट करते हैं, मेज़र करते हैं, राष्ट्रीय आय में से यदि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को घटा दिया जाए तो उसे हम कहेंगे हरित राष्ट्रीय आय। किस में से घटाना है? राष्ट्रीय आय में से यदि पर्यावरण को होने वाली क्षति, नुकसान को घटा दिया जाए तो उसे हरित राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आगे देखिएगा कि भारत के संदर्भ में GDP ज़्यादा होगा या GNP ज़्यादा होगा? आपका आंसर होगा सर N का मतलब तो नेशनल होता है और D का मतलब होता है डोमेस्टिक। तो नेशनल है वो डोमेस्टिक से बड़ा होता है, तो हर कंट्री का GNP बड़ा होगा। तो ये गलत उत्तर है। क्यों गलत उत्तर है? क्योंकि भारत का GDP ज़्यादा है।
क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे विदेशी कंपनियाँ अधिक काम करती है, तो हमारी यहाँ की डोमेस्टिक इनकम तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन यदि उनकी इनकम को उनसे उनकी जो रिसिप्ट्स हैं उनको जब हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं तो माइनस करेंगे तो हमारी जीएनपी कम हो जाती है। इस कारण से हमारा जीडीपी कम है, जीडीपी अधिक है और जीएनपी कम है। जीएनपी जिस कंट्री का ज़्यादा है इसका मतलब वो एफिशिएंट माना जाता है और वो विकसित श्रेणी के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर है। बहुत सिंपल तरीके से देखना है आपको। स्टॉक एक बिंदु की बात करते हैं, कितने बिंदु की? स्टॉक का मतलब एक बिंदु की बात करें तो वो स्टॉक, और दो बिंदुओं के बीच की बात करें तो वो फ्लो। अपनी सिंपल लैंग्वेज में एक बिंदु मतलब पॉइंट, एक पॉइंट की बात करें जैसे 15 अगस्त 1947 एक पॉइंट ऑफ टाइम, 21 अप्रैल 2020 एक पॉइंट, 21 अप्रैल 2020 को मेरे अकाउंट में इतने रुपए हैं, तो वो क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम की बात की। तो अकाउंट में जो जमा है वो जमा क्या हो गई? स्टॉक हो गई। आपसे पूछा गया टंकी में पानी कितना है, आप एक फिक्स टाइम पे बोलोगे 3:15 पे टंकी में इतना पानी है, तो क्या हो गया? स्टॉक हो गया। तो यदि पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वो स्टॉक होगा, जिसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है और वो सिर्फ एक पॉइंट को नोटेट करता है। जैसे प्रॉपर्टी की बात करें तो स्टॉक है, लेबर फोर्स की बात करें स्टॉक है, कैपिटल पूंजी की बात करें तो स्टॉक है, और बैंक में हमारी जमाओं की बात करें देन वो भी स्टॉक है। तो फ्लो क्या है? दो पॉइंट के बीच की बात करता है, समय की बात करता है, अवधि की बात करता है। तो जब टाइम पीरियड की बात की जाएगी तो वो क्या होगा? फ्लो होगा। फ्लो का कोई टाइम पीरियड होता है। इसके बाद जैसे हम कह सकते हैं कि प्रति घंटा, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, ये सारे क्या हैं? समय की अवधि को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम इनकम की बात करें, इनकम क्या है? या तो पर आवर मिलेगी, पर मंथ मिलेगी, पर ईयर मिलेगी। तो इनकम क्या है? एक फ्लो है। एक्सपेंडिचर भी क्या है? फ्लो है। अब पूंजी है वो स्टॉक है, लेकिन पूंजी का निर्माण है वो फ्लो है। क्योंकि जैसे कैपिटल का फ्लो होगा, पूंजी लगाएंगे और उससे और कैपिटल का फॉर्मेशन होना, तो वो किसी न किसी फ्लो से ही हो सकता है। तो वो पूंजी का निर्माण है वो क्या है? फ्लो है। अब वापस पॉइंट पे आइएगा, नीचे नोट लगा के लिखा हुआ है मैंने, देखिएगा कि राष्ट्रीय आय क्या है? आय, सिर्फ आय की बात करो, आय क्या है? प्रवाह। तो राष्ट्रीय आय भी क्या होगा? प्रवाह होगा। तो आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय किस प्रकार का चर है, तो प्रवाह चर है। आगे पढ़ते हैं हम, सामान्य निवासी किसे कहा जाए? तो नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होंगे? तो सामान्य निवासी के लिए दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि कोई व्यक्ति किसी देश में 1 वर्ष या अधिक की अवधि तक निवास करता है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी आर्थिक रुचि का वो देश केंद्र हो। दो कंडीशन हो गई। कंडीशन 1 क्या हो गई कि स्टेइंग फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वो वहाँ रहे। कंडीशन नंबर 2, हैविंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वहाँ उसकी आर्थिक रुचि का केंद्र हो। तो ये दोनों ही टर्म्स पूरी होती है तो वो वहाँ का सामान्य निवासी माना जाएगा। थोड़ा मैंने बाइफरगेट कर रखा है, देखिएगा कि किसे हम भारत का निवासी कहें सामान्य निवासी, और किसे हम भारत का सामान्य निवासी न कहें। यदि कोई विदेशी दूतावास भारत में है, अमेरिका की एम्बेसी भारत में है, यदि अमेरिका की एम्बेसी में भारत का कोई व्यक्ति काम करता है तो वो भारतीय माना जाएगा। लेकिन उसी एम्बेसी में कोई अमेरिकी व्यक्ति काम करता है तो वो अमेरिकी नागरिक माना जाएगा, न कि भारत का सामान्य निवासी। ये स्पेशल केसेस में है, ध्यान रखिएगा। जब भी एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं तो वो जिस कंट्री की एम्बेसी है वहाँ के माने जाएंगे, लेकिन जहाँ उस एम्बेसी
जो एम्बेसी जहाँ बनी हुई है वहाँ यदि उस कंट्री के व्यक्ति काम करें, जैसे अमेरिकी एम्बेसी में भारत के व्यक्ति काम करें तो वो भारतीय माने जाएंगे, लेकिन उसमें अमेरिकी व्यक्ति काम करें तो वो अमेरिकी नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। दूसरा देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का यदि कार्यालय भारत के अंदर है और वहाँ भारतीय व्यक्ति काम करते हैं तो वो भारत के सामान्य निवासी होंगे, लेकिन उसमें यदि कोई विदेशी काम करते हैं तो वो भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में यदि भारत में कार्यालय है और भारतीय व्यक्ति काम करते हैं तो वो भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसका हेडक्वार्टर तो अमेरिका में है तो वो अमेरिकन माने जाएंगे या वहाँ के सामान्य निवासी माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पे यदि कोई विदेशी व्यक्ति काम करता है तो वो भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। यदि भारत के राजदूत हैं और अनेक देशों में, अन्य देशों में भारत के जितने भी एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, वो सारे के सारे भारत के सामान्य निवासी ही माने जाएंगे। लेकिन भारत के अंदर दूसरे देशों के राजदूत हैं तो वो भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। अगला, यदि भारत में 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई एजुकेशन के लिए आया है तो वो भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। कोई चिकित्सा के लिए आया है, दवाई के लिए आया है, दवाई करवाने के लिए आया है तो वो भी सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। यदि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई टेक्निकल स्टाफ आया हुआ है, टेक्निकल स्पेशलिस्ट आए हुए हैं और वो 1 साल से अधिक अवधि के लिए रहते हैं तो भी वो भारत के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। नोट देखिएगा, नीचे मैंने एक अच्छा नोट लगा रखा है कि सामान्य निवासी और नागरिक दोनों अपने आप में अलग हैं। अपने आप में अलग कैसे हैं कि जो नागरिक हैं वही सामान्य निवासी हो, आवश्यक नहीं है। जो नागरिक नहीं है वो भी सामान्य निवासी हो सकता है। जैसे अपन ने बात की कि सामान्य नागरिक के लिए 2 शर्तें पूरी होना आवश्यक है। पहली शर्त, वो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वहाँ निवास करें, और दूसरी शर्त है कि उसकी जो आर्थिक रुचि का केंद्र है वो वही स्थान हो जहाँ पे वो निवास कर रहा है 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। आगे देखिएगा, डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होती है? जैसे हम सिंपली कहते हैं कि घरेलू सीमा किसे कहेंगे, तो हम कह देते हैं कि जो भी राजनीतिक सीमाएं हैं, जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरीज है, फ्रंटियर्स बाउंड्री है, उसे ही हम घरेलू सीमा कहेंगे। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा वाइडर सेंस में इसको लिया जाता है, थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से लिया जाता है। जैसे डोमेस्टिक बाउंड्री, जिसको अपन इकोनॉमिक बाउंड्री या इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से जानते हैं, आर्थिक सीमा के नाम से जानते हैं। आर्थिक सीमा क्या होती है? इसके अंदर किसे आर्थिक सीमा कहा जाए? तो वह क्षेत्र जहाँ पे फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन हो, किसका? पर्सन्स का, गुड्स एंड कैपिटल का। यदि फ्रीली सर्कुलेशन होता है तो वो वहाँ की इकोनॉमिक टेरिटरी कही जाती है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री है, वो तो है ही सही, नंबर 1। अब आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कि घरेलू सीमा किसे कहें, तो आंसर 1 होगा आपका कि पहली तो राजनीतिक सीमा है, वो आर्थिक सीमा के अंतर्गत आएगी। नंबर 2, भारत के जितने भी जहाज हैं, देखिएगा, भारत के जितने जहाज और वायुयान हैं जो देश के निवासियों के द्वारा संचालित हैं, लेकिन देश में संचालित नहीं हो रहे हैं, वो अन्य देशों में संचालित हो रहे हैं, तो भी वो व्यक्ति भारत के निवासी माने जाएंगे, वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा माने जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको कि एयरलाइंस जैसे एयरलाइंस की बात कर लें, एयर इंडिया की बात करें अपन, तो एयर इंडिया के वायुयान जो एरोप्लेन है, यदि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसे ऑपरेट करने वाले व्यक्ति भारत के हैं, तो वो व्यक्ति अमेरिका और पाकिस्तान के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो भारत के सामान्य निवासी माने
जाएंगे। क्लियर? आगे देखिएगा, मछली पकड़ने वाले, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या उस सीमा में देश के निवासियों के द्वारा संचालित किए जाने वाले, जैसे मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की बात करें, तेल और प्राकृतिक गैस के रिग्स की बात करें, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जो भारत के सामान्य निवासियों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, तो वो घरेलू सीमा ही गिनी जाएगी, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में क्यों ना संचालित हो रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिएगा कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। घरेलू आय, नाम से ही क्लियर है कि जो घरेलू सीमा के अंदर जितनी आय होती है वो घरेलू आय, और राष्ट्र के जितने नागरिक हैं उनके द्वारा अर्जित आय है वो राष्ट्रीय आय। घरेलू आय किसे कहें? तो घरेलू आय एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को घरेलू आय कहा जाता है। जैसे भारत की घरेलू सीमा की बात कर ली अपन ने कि कौन सी डोमेस्टिक बाउंड्री है। अब भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, भारत की इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर यदि विदेशी कंपनियां काम करती है और यदि हमें जीडीपी काउंट करना है, ध्यान देना यहाँ पे, भारत की बाउंड्री में भारत की कंपनियां भी काम कर रही हैं और विदेश की कंपनियां भी काम कर रही हैं। जब भी हम जीडीपी काउंट करेंगे तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये कह रहा है कि घर में कितना उत्पादन हो रहा है, कौन से घर में? इंडिया की बाउंड्री के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, चाहे वो इंडिया का व्यक्ति करता हो, इंडिया की कंपनी करती हो, चाहे वो विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी करती हो। लेकिन हमें ये देखना है कि इस बाउंड्री के अंदर, इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? जीडीपी माना जाएगा। तो भारत की बाउंड्री के अंदर भारतीय कंपनियां और विदेशी कंपनियों के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा वो भारत की क्या कही जाएगी? जीडीपी कही जाएगी। उसका जो मौद्रिक मूल्य है उसकी यदि जोड़ करेंगे तो वो क्या माना जाएगा? जीडीपी माना जाएगा। इसमें घरेलू सीमा में गैर निवासियों के द्वारा सृजित आय भी शामिल होती है। बता दिया मैंने, घरेलू सीमा में चाहे वो यहाँ का निवासी, यहाँ का नागरिक है या नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। अब राष्ट्रीय आय की बात करें तो राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो हम घरेलू आय में यदि विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को जोड़ दें, ध्यान देना यहाँ पे मैंने अलग लिखा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पे घरेलू आय कैसे ज्ञात करते हैं वो निकाला है मैंने, अभी मैं बता रहा हूँ राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करते हैं। तो विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को किस में से प्लस माइनस करें? घरेलू आय में से, जीडीपी में से प्लस या माइनस करें, वैसे प्लस किया जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ये डेटा माइनस नेगेटिव फॉर्म में आएगा, तो इसे हम माइनस करेंगे। जनरली जीडीपी प्लस एनएफआईए करते हैं तो जीएनपी प्राप्त होता है। कैसे करेंगे? जीएनपी प्राप्त करने के लिए जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए किया जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में एनएफआईए नेगेटिव फॉर्म में होगा तो वह माइनस का साइन लगेगा। आगे हम इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम वस्तुएं क्या होती है, सेवाएं क्या होती है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं क्या है, इनके सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, सूत्रों से जो परीक्षाओं में सवाल आते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाए, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, इसको अपन अगले पार्ट में देखेंगे।